गाइस, बच्चे तो फूल की तरह होते हैं, बिल्कुल मासूम, एपिटोमी ऑफ इनोसेंस। और हमारे भारत में तो बच्चे को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन क्या होता है जब उनमें भगवान नहीं शैतान दिखने लगते हैं। उनके कर्म मासूमियत को नहीं बल्कि हैवानियत को दर्शाते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रीति और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही शैतान बच्चे के बारे में। नहीं दोस्तों, आज हम किसी मूवी के बारे में नहीं बल्कि रियल लाइफ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 5 किलर चाइल्ड के बारे में जिन्होंने बेझिझक एक से ज्यादा लोगों का खून किया है। नंबर 1, अमरजीत सदा या फिर अमरदीप सदा। दोस्तों, पहला केस हमारे भारत से ही है। द वर्ल्ड्स यंगेस्ट किलर चाइल्ड। साल है 2007, प्लेस बेगूसराय, बिहार। एक दिन अचानक से एक साल की बच्ची खुशबू गायब हो गई और उसकी मां ने पुलिस में रिपोर्ट की। उन्होंने अपने बच्ची के आसपास आखिरी बार सिर्फ एक ही इंसान को देखा था, वो है 8 साल का अमरजीत। इनिशियली पुलिस बहुत ही हेजिटेंट थी। एक 8 साल के बच्चे से वो लोग क्या पूछेंगे? क्या वो बच्चा समझ पाएगा पुलिस क्या जानना चाहती है? वो क्या कुछ इम्पोर्टेंट कह पाएगा या फिर फालतू में पुलिस का समय बर्बाद होगा? मगर गांव वालों के प्रेशर में आकर आखिरकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अमरजीत को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। इन्वेस्टिगेटर्स नर्वस है और वो बच्चा सिर्फ हंस रहा है। पुलिस बिल्कुल भी श्योर नहीं थी वो बच्चा क्या कहेगा, उससे कोई क्लू मिलेगी भी या नहीं। मगर फिर भी उसे बिस्किट दिया जाता है और बिस्किट पाकर उसके मुंह से जो निकलता है उसे सुनकर वहां पर मौजूद पुलिस वालों की होशी उड़ गई। वहां पर बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन उनका कहना था उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं सुना था। बिस्किट खाते खाते बहुत ही इजीली अमरजीत कन्फेस करता है उसने ही खुशबू का खून किया है और एक गड्ढे में उसकी लाश को छुपा दिया है। नॉट ओनली दैट, इसके बाद हर एक पैकेट बिस्किट के साथ साथ पुलिस को उससे और 2 खून के बारे में पता चलता है उसने अपनी बहन और कजिन का भी खून किया है, बहुत ही बेरहमी से पत्थर से मारकर, जिनकी उम्र 1 साल से भी कम थी। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी पुलिस बिलीव नहीं कर रही थी। एक 8 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? उसे तो शायद पता भी नहीं खून क्या होता है। मगर इसके बाद जब अमरजीत खुद उन्हें उस जगह पर ले गया जहां पर उसने उस लाश को छुपाया था, तब जाके पुलिस बिलीव करने पे मजबूर हो गई। इसके बाद उसके बहन और कजिन के बारे में उसके फैमिली वालों से पूछताछ की जाती है और सरप्राइजिंगली ये पता चलता है उसके पेरेंट्स को इस बारे में ऑलरेडी पता था, मगर उन्होंने कभी पुलिस में रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उन्हें लगा ये फैमिली मैटर है। हैरानी की बात तो ये है, ये बच्चा बहुत ही कैजुअली कह रहा था वो खून करता है जस्ट बिकॉज उसे अच्छा लगता है। उसके बातों से ही पता चल रहा था उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है और उसे चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स का कहना था वो मेंटली डिसबैलेंस्ड है। उसे नहीं पता सही और गलत में फर्क क्या है और उसमें एक अजीब सी बीमारी है जिससे दूसरों को तकलीफ में देखकर उसे सुकून मिलता था। पता चलता है ऐसे तो वो हमेशा गुमसुम रहता था, मगर अपनी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से मोटिवेटेड होकर जब वो ब्रूटली किसी को मारता था तब उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलकती थी। इवन इस केस में भी उसे जो अटेंशन मिल रहा था वो लिटरली उसे एंजॉय कर रहा था। उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, बट जनरली ऐसे केसेस में क्रिमिनल का आइडेंटिटी और फेस हिडन ही रखा जाता है और अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ सिस्टम भारत में मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर जुवेनाइल इज 3 ईयर। मगर ये केस एक्सेप्शन था। इंटेंशनली उसका आइडेंटिटी मीडिया में स्प्रेड किया गया और उसे 3 साल के बाद भी और 5 साल तक कन्फाइनमेंट में रखा गया क्योंकि उसे खुलेआम छोड़ देना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता था। दोस्तों, इस सैडिस्टिक किलर को 8 साल तक, मतलब उसके अडल्ट होने तक, करेक्शन होम में रखा गया डॉक्टर्स के निगरानी में, वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, दूसरे बच्चों से बिल्कुल दूर। और उसके बाद 2015 में उसे रिलीज किया गया नया नाम और नई पहचान के साथ। किसी को नहीं पता वो अब कहाँ है। शायद वो बदल चुका है, शायद वो अभी एक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है, या फिर वो बिल्कुल भी नहीं बदला, शायद वो अभी भी अपने कर्मों को जारी रख रहा है। नो वन नोस। नंबर 2, मैरी बेल। साल है 1968, प्लेस इंग्लैंड, न्यूकैसल। पुलिस को एक 4 साल की बच्चे की लाश मिलती है एक अबैंडन्ड घर से। बच्चे की मौत स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई थी और इस बच्चे के शरीर में एक घाव था जिसे देखकर लेटर एम लग रहा था और क्राइम सीन से पुलिस को एक कैंची भी मिली थी। कुछ दिन बाद पुलिस को एक नर्सरी स्कूल अथॉरिटी से रिपोर्ट मिलती है किसी ने उनके स्कूल में तोड़फोड़ की है। वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त पुलिस को कुछ नोट्स मिलता है जहां पर लिखा हुआ था, आई मर्डर सो दैट आई मे कम बैक, और
वी डिड मर्डर मार्टिन ब्राउन। कोइंसिडेंटली जिस बच्चे की लाश मिली थी उस बच्चे का नाम भी मार्टिन ब्राउन ही था। पुलिस ने इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा ये किसी बच्चे का मजाक है। मगर कुछ दिन बाद और एक 3 साल के बच्चे की लाश मिलती है और उसे भी गला घोटकर मारा गया था, मगर इसके शरीर पे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगातार वार किया गया था। इवन उसका प्राइवेट पार्ट भी म्यूटिलेटेड था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और स्पेशली लोकल बच्चों से पूछताछ की जाती है। उनमें से 2 लड़की थी, मैरी और नॉर्मा। वो दोनों कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहे थे। स्पेशली मैरी, वो उस बच्चे की फ्यूनरल में भी प्रेजेंट थी और वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, जो बहुत ही ज्यादा ऑड था। पुलिस उसे और उसकी दोस्त नॉर्मा को स्पेशल इंटरोगेट करती है। नॉर्मा तो सिर्फ हंस रही थी, लेकिन मैरी कहती है उसने एक लड़के को देखा था जो उस बच्चे के साथ था और वो उस बच्चे को मार रहा था और उसके पास एक कैंची भी थी। अब इस बात से पुलिस को मैरी पर शक हो जाता है क्योंकि उसने जिस लड़के के बारे में बताया थी वो खून के वक्त अपने माँ के साथ एयरपोर्ट में था। इसका सबूत भी है। लेकिन मैरी ने जिस कैंची वाला पार्ट बताई थी वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात थी। ये बात मीडिया में फैली ही नहीं थी, तो उसे कैसे पता चला? पुलिस नॉर्मा को प्रेशराइज करती है और तब जाके पता चलता है पहली हत्या मैरी ने अकेली की थी और दूसरा सेकेंड टाइम वो दोनों मिलकर किए थे, मगर हमेशा से मास्टरमाइंड मैरी ही थी। पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे एक 11 साल की लड़की ये सब कैसे कर सकती। क्लियरली वो एक बहुत ही वायलेंट, एग्रेसिव, मैनिपुलेटिव और कंपल्सिव लायर थी। मगर ऐसा क्यों है? वो पता चलता है उसका बचपन काफी डिस्टर्ब रहा है। उसकी माँ बेटी एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में माँ बनी थी। उसके पिता के बारे में कुछ खास नहीं पता चला और मैरी उनके लिए एक बिन बुलाए मेहमान थी। उसकी माँ उसे लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने अपनी ही बच्ची को अडॉप्शन के लिए देने की कोशिश भी की थी, मगर उनकी बहन ने उसे रोक ली। इसके बाद भी मैरी को फिजिकली मेंटली अब्यूज्ड होना पड़ा। उसके घर में जो क्लाइंट्स आते थे वो लोग भी फ्रीली मैरी को ह्यूमिलिएट और असॉल्ट करते थे। बेटी खुद भी अपने बेटी को बहुत बार मारने की कोशिश की थी स्लीपिंग पिल से। इसके अलावा भी मैरी खुद भी एक्सीडेंट प्रोन थी। पता चलता है जब वो सिर्फ 2 साल की थी तब वो एक्सीडेंटली विंडो से नीचे गिर गई। ये सब इंसिडेंट की वजह से वो धीरे धीरे स्टोन हार्टेड होने लगी थी। वो बिल्कुल इमोशनलेस थी। दूसरों को तकलीफ देकर उसे प्लेजर मिलता था। पहला खून करने के बाद उसने अपनी एक्सपीरियंस नॉर्मा से शेयर की थी और वो भी इन चीज़ों से काफ़ी एक्साइटेड हो गई। उन लोगों के लिए ये जैसे एक खेल था। मैरी और नॉर्मा ने मिलकर उस नर्सरी स्कूल में तोड़फोड़ की थी और उन दोनों ने ही वो नोट्स छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद भी जब पुलिस को कुछ भी नहीं पता चला, उन्हें लगा अरे ये तो बहुत ही ईजी है। उनकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने लगी एंड एज द रिजल्ट उन्होंने 2 महीने के अंदर और एक खून कर दिया। मैरी और नॉर्मा दोनों को ही अरेस्ट किया गया। ट्रायल शुरू हुई। कुछ ही दिनों में नॉर्मा को रिलीज कर दिया गया, लेकिन मैरी को 12 इयर्स की जेल हुई। 1980 में जेल से रिहा होने के बाद वो अभी अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी लीड कर रही है विथ न्यू नेम एंड न्यू आइडेंटिटी। नंबर 3, जोशुआ फिलिप्स या फिर जॉश फिलिप्स। 1998 3 नवंबर एक 8 साल की लड़की मैडी क्लिफ्टन अपने घर से गायब हो गई। उसकी मां ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आसपास के सभी पॉसिबल जगहों में चेक किया गया। इवन जंगल के अंदर भी माइन्यूटली सर्च किया गया, मगर पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिला। वो बच्ची जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। 7 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चला। बहुत सारे लोगों से इंटरोगेट किया गया। पहले तो उसके एक नेबर को भी अरेस्ट किया गया क्योंकि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, लेकिन कोई भी सबूत ना मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी पुलिस को ना कोई विटनेस मिल रहा था, ना कोई पॉजिटिव लीड, तो इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट बंद ही होने वाली थी। इसी बीच एक दिन अचानक से एक लेडी पुलिस में रिपोर्ट करती है उनके घर में एक लाश है। पता चलता है ये घर मैटी के घर के बिल्कुल पास है और ये लाश मैटी की ही है। उनके बेटे जोशुआ फिलिप्स को स्कूल से अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये लाश उसके वाटर बेड के नीचे थी। इंक्वायरी से पता चलता है 3 नवंबर मैटी रोज की तरह जोशुआ के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी, लेकिन खेलते खेलते गलती से वो बॉल मैटी के फेस पे जाकर लगती है और उसके आंखों से ब्लीडिंग होने लगता है। जोशुआ उसे घर के अंदर ले आता है। तब तक मैटी की हालत बहुत खराब होने लगी थी। जोशुआ बहुत ज्यादा डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके अलावा भी उसका पिता बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है। घर में किसी विजिटर का आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो इस बात से भी वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। तो पहले वो एक टेलीफोन कॉर्ड से मैटी का गला घोटता है जिससे मैटी सेंसलेस हो जाती है और इसके बाद बेसबॉल बैट से वो बार बार मार कर उसे मैट्रेस के नीचे छुपा देता है। कुछ देर बाद सच में उसका पिता घर लौट आते हैं
तो जोशुआ उनसे बात करने जाता है, मगर अपने कमरे में वापस आने के बाद वो देखता है मैटी तब भी जिंदा है और वो दर्द से चिल्ला रही है, पिता के डर से। और उसका मुंह बंद करने के लिए जोशुआ इसके बाद मैटी को चाकू से कई बार स्टैब करता है, जिससे फाइनली उसकी मौत हो जाती है और जोशुआ उसकी लाश को मैट्रेस के नीचे फिर से छुपा देता है। अगले 7 दिनों तक जब बाहर पुलिस, वॉलंटियर्स और उसकी माँ उसे पागल की तरह ढूंढ रही थी, तब वो लाश वहीं पर ही थी। किसी को कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि जोशुआ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा था। उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, इसीलिए एक 14 साल के बच्चे को किसी ने भी शक नहीं किया। मगर ऑन द 7th डे क्लीनिंग करते वक्त जोशुआ की माँ को वो लाश मिली थी। बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी। कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का साइन नहीं था, मगर मैटी का एब्डोमिनल पोर्शन नेकेड था। जोशुआ का कहना था ड्रैग करते वक्त उसका कपड़ा निकल गया था। 1999 में जोशुआ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली और वो अभी भी जेल में ही है। नंबर 4, एरिक स्मिथ। एरिक बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी अलग था। पता चलता है उसकी माँ प्रेगनेंसी के वक्त एक दवाई ली थी, जिसके साइड इफेक्ट के वजह से ही उसे इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर नाम का मेंटल डिसऑर्डर हो गया था, जिससे एरिक बहुत ही वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबली बिहेव करता था। कहा जाता है वो जब सिर्फ एक टॉडलर था 2 साल का, उसी समय से वो जब गुस्सा हो जाता था तो पागलों की तरह बिहेव करने लगता था, बहुत ही अग्रेसिवली। उसकी वियर्ड लुक के वजह से उसे स्कूल में भी बुली का शिकार होना पड़ा था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था और सभी बच्चे उसे ह्यूमिलेट करते थे। वो कुछ कह तो नहीं पाता था, मगर अंदर ही अंदर वो तड़पता था। एट लास्ट 1993 में 2 अगस्त जब एरिक सिर्फ 13 साल का था, उसने एक 4 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। उसने सोचा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसे इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। समर कैंप चल रही थी। उसने देखा पार्क में 4 साल का डेरेक बिल्कुल अकेला था। उसने शॉर्टकट दिखाने के बहाने डेरेक को अपने साथ एक जंगल के अंदर ले गया। इनिशियली थोड़ा बहुत टॉर्चर करने के बाद उसे स्ट्रैंगल किया और उसके बाद एक भारी पत्थर लेकर उसके माथे पर फेंका, जिससे उस बच्चे की वहीं पर मौत हो गई। जब उसकी माँ को पता चला डेरेक मिसिंग है, उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट की और 4 घंटे सर्च करने के बाद उसकी लाश मिली। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, मगर पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। 6 दिन बाद एरिक अपने माँ से इस बारे में कन्फेस करता है और उसका कहना था उसे बस रिवेंज लेना था। उसे भी पता है वो बच्चा बिल्कुल मासूम था, उसका कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन उससे तो बस अपना गुस्सा निकालना था। उसने तब और कुछ भी नहीं सोचा। उसी रात उसका फैमिली पुलिस से कांटेक्ट करता है और एरिक को कस्टडी में ले लिया जाता है। उसे 3 साल तक जुवेनाइल फैसिलिटी में रहना पड़ता है और उसके बाद भी मिनिमम 9 साल के लिए उसे सजा मिलती है। नंबर 5, रॉबर्ट थॉमसन एंड जॉन विम्बल। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ रहते थे और उन्होंने एक साथ ही एक घिनौना अपराध किया था, जिससे ब्रिटेन में वो लोग हमेशा के लिए फेमस हो गए। उन्होंने एक बच्चे का खून किया था। ये केस ब्रिटेन में बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ था क्योंकि इस केस में जो किलर्स थे उनका एज था सिर्फ 10 साल और विक्टिम सिर्फ 2 साल का एक बच्चा था। विक्टिम का नाम था जेम्स बल्गर। उसका जन्म हुआ था 16 मार्च 1990। वो कर्कबी में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और उस दिन 12 फरवरी 1993 जेम्स अपने माँ के साथ एक मॉल में गया था शॉपिंग करने। दूसरी तरफ जॉन और रॉबर्ट क्लास 5 में तो पढ़ते थे, मगर उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो लोग रेगुलरली क्लास बंक करके इधर उधर घूमते रहते थे और उस दिन वो लोग भी उसी शॉपिंग मॉल में थे। मॉल के सीसीटीवी से देखा गया है उन्होंने उस शॉपिंग मॉल से कुछ चीजें चुराया था और बाद में वहाँ पर ही बैठकर आते जाते बच्चों को चेकआउट कर रहा था। उनका प्लान था वो लोग किसी बच्चे को किडनैप करेंगे और उसके बाद उसे बीच रास्ते में चलती हुई गाड़ी के सामने छोड़ देंगे, जिससे वो बच्चा मर जाएगा और वो लोग उस विजन को एंजॉय करेंगे। अचानक से उनकी नजर गई जेम्स की तरफ और जैसे ही उसकी माँ बस कुछ ही मोमेंट के लिए दूसरी तरफ ध्यान दिया, रॉबर्ट और जॉन ने उस बच्चे को फुसलाकर अपने साथ मॉल से बाहर ले गया। सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियर है उनमें से एक ने जेम्स का हाथ पकड़ा था। वो लोग लिटरली भागकर सेंटर से निकल रहे थे। इसके बाद वो लोग एक रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। मॉल से स्टेशन ऑलमोस्ट 2.5 माइल्स की दूरी पर थी। ऑफ कोर्स समय तो लगा था और मिनिमम 38 लोगों ने उन लोगों को एक साथ देखा था। कोई कहता है वो बच्चा बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था, किसी का कहना था उस बच्चे के चेहरे पर चोट की निशानी थी। किसी ने तो उन दोनों लड़कों से ये भी पूछा था इस बच्चे को लेकर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, मगर रॉबर्ट और जॉन बहुत ही ज्यादा चालाक थे।
उन्होंने कहा ये बच्चा उनका भाई है, वो सिर्फ अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, या फिर किसी किसी को तो वो लोग ये तक कहा ये बच्चा खो गया है और वो लोग इसे लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। फाइनली जब वो लोग स्टेशन से आगे एक ग्रेवयार्ड के पास पहुंचे, वो लोग अपना काम शुरू किया। वो प्लेस काफी आइसोलेटेड था और उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। सबसे पहले उन लोगों ने मिलकर बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की, पत्थरों से उसे हर्ट किया। उसके बाद एक आयरन रॉड से उसे कंटिन्यूअसली तब तक मारता गया जब तक वो रिस्पॉन्स करना बंद नहीं कर दिया। इसके बाद उन लोगों ने जेम्स के बॉडी को रेल ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे लगे ये एक ट्रेन एक्सीडेंट था। पुलिस को जेम्स की लाश 2 दिन बाद मिली थी। इनिशियली उनको भी यही लगा था ये शायद ट्रेन एक्सीडेंट ही है, लेकिन जब फॉरेंसिक से पता चला उस बच्चे की मौत एक्सीडेंट से पहले हुई थी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इस बच्चे के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और कई सारे घाव थे। पुलिस समझ चुका था ये मर्डर है और शायद कोई सेक्सुअल एंगल भी हो सकता है। उसके रेक्टम के अंदर शायद कोई बैटरी भी इंसर्ट की गई थी। पहला सवाल था वो बच्चा वहां तक पहुंचा कैसे, जिसका जवाब उन्हें सीसीटीवी फुटेज से मिल चुका था जो विटनेस की डिस्क्रिप्शन से भी मैच कर रहा था। रॉबर्ट और जॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है। उन लोगों ने पहले ही ये एक्सेप्ट कर लिया था। उन लोगों ने उस बच्चे के साथ बहुत टॉर्चर किया है, मगर ना उनके पास से कोई भी बैटरी मिला, ना उन लोगों ने बैटरी के बारे में कुछ भी कहा। हैरानी की बात यह है इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 8 साल की सजा मिली। पता चलता है वो लोग पहले जानवरों के ऊपर टॉर्चर करते थे, मगर बाद में जब इससे उनका मन नहीं भर रहा था तो वो लोग छोटे बच्चे की तलाश में रहते थे और उस दिन उन्हें वो मिल गया था। जेम्स सिर्फ 2 साल का था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो कभी भी नहीं होना चाहिए था। इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। दोस्तों ऐसे कई सारे केसेस है, बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो इतना टेरेबल है जिसे सोचने से भी डर लगता है। ये बच्चे हैं या फिर कुछ और, इन्हें पता नहीं। दोस्तों मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक दे देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।